हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतरीन और अच्छे होंगे और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 जुलाई 2018 से लेकर 25 जून 2019 के बीच में जितने भी क्वेश्चन संप्रेषण या कम्युनिकेशन वाले यूनिट से पूछे जा चुके हैं आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, वो भी विथ डिटेल्स के साथ। और ये हमारा पार्ट 1 है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं कंटिन्यूस आपको एग्जाम बूस्टर के नाम से एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और एक सीरीज में चला रहा हूं कंटिन्यूस 10 यूनिट की। तो इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको 2018 से लेकर 2020 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग यूनिट में, उनको डिटेल्स के साथ सॉल्व करा रहा हूं। और ये क्वेश्चन, मेरी बात मानिए आप, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपको जब मैं यूनिट करा था, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड का हो गया चाहे आईसीटी का, तो उसमें आपने देखा होगा कि कई ऐसे क्वेश्चन थे जो कई बार अलग अलग जो है ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, अलग अलग जब एग्जाम हुआ है तो वहाँ पर आपको देखने को मिल गया है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए आपसे बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा। इस वीडियो से आपको अपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है। तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से ही आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि कक्षागत संप्रेषण में, अगर आप क्लासरूम में किसी विद्यालय में अगर आप पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप संप्रेषण कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, विद्यार्थी शिक्षक के बीच में संचार हो रहा है, तो कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच में विभेदन किसका आधार होता है, ये बताना है। यानी कुछ उद्दीपक हैं जिसको स्वीकार्यता मिलती है और कुछ ऐसे उद्दीपक भी आपको देखने को मिलते हैं जिनको अस्वीकार्य कर दिया जाता है, तो उसके बीच में जो विभेदन है वो किसका आधार होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा, और बी है साथी समूहों के साथ चयनात्मक संबंधता, और उसके बाद से यहाँ पर तीसरा है कि चयनात्मक ध्यान, और डी है आपका चयनात्मक नैतिकता। तो सही आंसर क्या है, यहाँ पर आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है कमेंट बॉक्स में। और देखिए, यहाँ पर ये जो साथी है ये साथी हो जाएगा आपका, यहाँ पर टाइप में मिस्टेक है थोड़ा सा, तो साथी समूहों के साथ चयनात्मक संबंधता ये आपका हो जाएगा विकल्प में। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या, उसी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चयनात्मक ध्यान। अब देखिए कैसे राइट है ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, हमेशा आपको याद रखना है कि कक्षागत संप्रेषण में चयनात्मक ध्यान अस्वीकार्य उद्दीपकों की अनदेखी करते हुए अस्वीकार्य उद्दीपकों की तरफ हमारी जागरूकता को निर्देशित करने की एक प्रक्रिया होती है। यानी कि जो स्वीकार्य उद्दीपक हैं, उद्दीपक का मतलब जो आपको किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित या अपने तरफ अट्रैक्ट इस तरीके से करते हैं, तो वो आपके उद्दीपक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्वीकार्य उद्दीपक हैं उनके तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है, और जो अस्वीकार्य उद्दीपक है उनको अलग करने के लिए चयनात्मक ध्यान जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जब आप किसी चीज़ का या किसी विषय का चयन करके एक टॉपिक पे अगर आप महत्वपूर्ण बात करेंगे तो उसको स्वीकार्यता मिलेगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये राइट आंसर आपका होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी बताया होगा। देखिए, नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर करूँ, क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूँ, और इसके बाद से जो आंसर है उसको भी क्लियर करके समझाने का प्रयास करूँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसके साथ ही साथ जो है आप सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट जरूर करिएगा। इससे आपको अपने एग्जाम में बैठने से पहले काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल जाते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, और देखिए ये क्वेश्चन आपका अभिकथन और तर्क वाला है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को पेपर 1 में मिलेंगे अलग अलग यूनिट से। तो अभिकथन ए में देखिए क्या दिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है।
जबकि तर्क में क्या बताया जा रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। अब यहाँ पर इन दोनों को यानी कि अभिकथन और तर्क को बड़ा इत्मीनान से आपको समझना है और अपना राइट आंसर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। अब देखिए, लगे कि वीडियो फास्ट है, बहुत तेज़ी से वीडियो जो है आगे चल रही है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो सिंपल सा तरीका है कि जो आपको पॉज का बटन होता है, जैसे कि वीडियो आप देखते हैं तो इस तरीके से तो आपका चलता है, और जैसे ही अगर आप वीडियो पॉज करेंगे तो इस तरीके का सिंबल आपका बन जाएगा। तो आपको पॉज करना है और इत्मीनान से जो है क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, ऑप्शन को देखना है और अपना राइट आंसर बताना है। नहीं आंसर आपको आता है तो भी आपको प्रयास करना है, गलत होता है कोई बात नहीं, यहाँ पर गलतियाँ चलेंगी लेकिन एग्जाम में आपको गलती नहीं करना है। इसीलिए कहा जाता है कि एग्जाम से पहले आप जब भी अभ्यास करें, जो भी गलतियाँ होती है होने दें, उस गलतियों को आप सुधार लें, लेकिन एग्जाम में गलतियां ना करें, क्योंकि वहां पर आपको उसका बड़ा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो जो गलतियां करना है एग्जाम से पहले आप करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। अब देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए गलत है लेकिन आर आपका सही है। अब देखिए, ए कैसे गलत है? ए जो यहाँ पर है वो गलत है और तर्क जो आर है वो आपका सही हो जाएगा। अब ए के बारे में मैं फिर से पढ़ के आपको बताता हूँ कि कैसे ये गलत है। शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। ये पूरी तरीके से गलत है। अगर कोई शिक्षक है और वो क्लासरूम में छात्रों को कुछ संदेश देता है, कुछ बातें बताता है और फिर उसके बाद से ये कहा जाता है कि उसमें अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है, तो ये गलत है। वह अंतःक्रिया स्थापित नहीं करेगा तब तक वो जुड़ाव कैसे अपने और जो कुछ बताया गया टीचर्स के जो भी संदेश हैं उसमें स्थापित करेगा। तो यहाँ पर तो होना चाहिए ना, नहीं तो यहाँ पर सवाल ही नहीं बनता कि ये आपका नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए। अंतःक्रिया से ही जो है जो संदेश उसको दिए गए हैं शिक्षक के द्वारा, उनके बीच में वो अंतःक्रिया स्थापित करना महत्वपूर्ण होना है, ठीक है। यहाँ पर नहीं होना नहीं होगा, महत्वपूर्ण होना है, नहीं तो ऐसे तो वो बेहतर तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपका गलत हो जाता है। अब देखिए, तर्क आर कैसे सही है इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, कक्षागत संप्रेषण जो है सामान्यतः द्विध्रुवीय संप्रेषण की एक प्रक्रिया होती है, ये आपको याद रखना है। और ऐसे में जो है संप्रेषण की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण छात्रों द्वारा प्राप्त अधिगम पर भी अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण को प्रोत्साहित करता है। इसलिए जो है आपका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यही बताया गया कि संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। तो ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा और ये आंसर भी आपका राइट हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पर तर्क केवल सही है और यहाँ पर अभिकथन आपका गलत है। ऐसे क्वेश्चन में आपको बड़ा इत्मीनान से सोचना होता है, नहीं तो थोड़ी सी भी अगर आप गलती करोगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जानबूझ के एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि ताकि आप उस पर सोचें। ऐसा नहीं वन लाइनर में देगा तो अगर आपको राइट आंसर पता होगा तो आप डायरेक्ट लगा दोगे, लेकिन जानबूझ के ऐसे कंक्लूजिंग टाइप क्वेश्चन जैसे अभिकथन तर्क वाला हो गया, कई सारे स्टेटमेंट्स हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन आपकी जो है एबिलिटी मानसिक क्या आप सोच सकते हैं उसके लिए दिया जाता है, क्योंकि आप हायर लेवल के एग्जाम को आप दे रहे हैं, इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना है। ऐसा तो है नहीं कि प्राइमरी वाले बच्चों को आपको पढ़ाना है। तो ये आपको याद रखना है और उसी के हिसाब से आपको अपने आप को प्रिपेयर भी करते हुए चलना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी ये आपका अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। जैसे कि हमने ऊपर अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, तो यहाँ पर अभिकथन में दिया गया कि कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है, और तर्क बताया जा रहा है कि कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक होता है। अब आपको अभिकथन और तर्क को बड़ा इत्मीनान से समझना है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको बड़ा अच्छे तरीके से समझना होता है, अन्यथा आपका जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करिए, आपको प्रैक्टिस में भी ऐसे ही करना है। तो प्रैक्टिस में आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो मैंने बताया था कि पॉज कर लीजिए आप, ठीक है। पॉज करके अच्छे तरीके से सोचिए कि आखिर एक्चुअल में इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर तो मैं बताते हुए चल ही रहा हूँ, लेकिन आपको अपने तरफ से भी अटेम्प्ट करना है सारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर यही जो 4 विकल्प दिए गए, इन्हीं में से आपको अपना क्या करना है, राइट आंसर बताना है। तो आप समय लीजिए पॉज करके और अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ए गलत है लेकिन आर आपका सही है। यहाँ पर भी जो अभिकथन आपका क्या हो जाएगा, गलत है, और तर्क आपका सही हो जाएगा।
तो कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता होती है, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि क्लासरूम में जो है अब बहुत सारे ऐसे छात्र हैं या बहुत सारे शिक्षक भी ऐसे होते हैं, थोड़ा सा वो अच्छे तरीके से संप्रेषण यानी बातचीत कह लीजिए, संचार छात्र और शिक्षक के बीच में नहीं होता। तो ये स्वाभाविक नहीं होता है, इस क्षमता को विकसित करना पड़ता है, अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। आप सभी को पता है कि नहीं कि सभी लोग जो है फ्लुएंट नहीं बोल पाते हैं। कोई अगर संचार करना हो या 4 लोगों में बोलना हो या क्लास में जो है 60 बच्चे हैं 100 बच्चे हैं तो वहाँ पर बोलना हो, तो सभी से वो नहीं हो पाएगा, ये स्वाभाविक नहीं होता है। इसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को, उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस चाहिए और नॉलेज चाहिए, तब जाकर जो है आप जो है बेहतर ढंग से संप्रेषण कर सकते हैं क्लासरूम में, ऐसा आप भी मानते होंगे। फिर उसके बाद से तर्क क्या बताया गया है कि कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। जाहिर सी बात है कि आपको संप्रेषण कैसे करना है। अगर क्लासरूम में अगर जा रहे हैं तो एंट्री करने के बाद, अगर मान लीजिए पहला दिन है या एंट्री करने के बाद आपको क्या करना जरूरी है, तो सबसे पहला तो यही होता है कि अटेंशन अपने ऊपर लाना जरूरी होता है। जैसे ही हम क्लासरूम में एंटर हुए तो कुछ भी करना है ऐसा या गुड मॉर्निंग इस तरीके से सारा कुछ होता है इंट्रोडक्शन टाइप में, तो अटेंशन अपने ऊपर लाना है। एक शिक्षक को पूरा ध्यान अपने ऊपर करना है सारे बच्चों का, तो ये पहला होता है। तो यहाँ पर संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए तर्क आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे ये स्वाभाविक क्षमता दिया गया जबकि नहीं होता है, ये इसलिए गलत हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया कि आखिर ए गलत है और आर कैसे सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि सही आंसर आप सभी ने बताया होगा। देखिए मैं इमेज भी यहाँ पर लगा रखा हूँ, जो आपका संचार है, कम्युनिकेशन है संप्रेषण का, ताकि आपको इस तरीके से रिलेट करके आप चीज़ों को समझते चले। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 और ये भी क्वेश्चन अभिकथन और तर्क वाला ये क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2018 का मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ संचार या संप्रेषण वाले यूनिट से, और इसमें आपको कम से कम 3 क्वेश्चन देखने को अब तक मिल चुके हैं कि अभिकथन और तर्क वाला ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए किसी शिफ्ट में ऐसा भी हो जाता है कि वहाँ पर आपको इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वन लाइनर के रूप में, लेकिन कोई शिफ्ट ऐसा भी होता है जहाँ पर आपसे टफ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत हो जाती है। देखिए अभिकथन ए में दिया गया कि कक्षागत संप्रेषण एक क्रियान्वितकारी प्रक्रिया है। अब देखिए तर्क बताया गया कि कोई भी शिक्षक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता कि छात्रों की अनुक्रियाएं स्व उद्देश्य होती हैं। अब अभिकथन और तर्क को बड़ा इत्मीनान से आपको समझते हुए चलना है, और देन उसके बाद से आपको ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि सी सही है, डी सही है, जैसे कि ऊपर हमने किया उसी प्रकार से आपको करना है। वीडियो को पॉज करिए और अपना राइट आंसर इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास करिए। और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो बिना हेजिटेशन के आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन गलत भी लग रहा है आपको, तो आपको बताना है। मैंने अपनी तरफ से अच्छी तरीके से टाइप करके आपको कराने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी लगता है कि यहाँ पे कुछ एरर्स या गड़बड़ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप राइट आंसर बताएं इस क्वेश्चन का। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपका अब राइट हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। ए यानी कि अभिकथन जो है आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा, लेकिन ये जो तर्क आपका दिया गया है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे, अब हम यहाँ पर समझते हुए चलते हैं। कक्षागत संप्रेषण की बात की जा रही है, तो कक्षागत संप्रेषण जो है एक क्रियान्वितकारी प्रक्रिया है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम संप्रेषण करते हैं चाहे क्लासरूम में करें, जबकि यहाँ पर कक्षागत बात की जा रही तो इसी के संदर्भ में हम समझ लेते हैं। तो जब हम कक्षागत संप्रेषण या संचार करते हैं तो इसमें कई सारे ऐसे फैक्टर या घटक होते हैं जो शामिल होते हैं, और एक ऐसा नहीं कि रैंडमली आपका सारा कुछ होता है। तो एक प्रक्रिया होती है क्रियान्वितकारी, जिस सीक्वेंस में आप करते हैं तो जाके आपका संप्रेषण जो है प्रभावी हो पाता है, बेहतर हो पाता है, ठीक है। तो इसमें कई सारे फैक्टर हैं जिसमें आपका एनकोडिंग डिकोडिंग होता है, संचारक होता है, जो संदेश है जो आप दे रहे हैं वो है, और चैनल है किस माध्यम से दे रहे हैं, जो शोरगुल है ये भी आपके संप्रेषण पे प्रभाव डालता है, और भी कई सारे घटक जो है इसमें शामिल होते हैं। अब शोर बोलोगे आप कि शोर कैसे होगा, तो अगर आप मान लीजिए संप्रेषण कर रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, अगल बगल जो है साउंड बज रहा है या शोर हो रहा है, तो आपका संप्रेषण क्या होगा, डिस्टर्ब हो सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से विद्यार्थी कनेक्ट ना कर पाएँ आपको। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे फैक्टर हैं। तो ये क्रियान्वितकारी प्रक्रिया, संप्रेषण क्या है हमेशा याद रखना है कि क्रियान्वितकारी प्रक्रिया होती है, इसलिए ये सही हो गया। अब देखिए कोई भी शिक्षक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता कि छात्रों की अनुक्रियाएं स्वदेश्य होती हैं, गलत है। अब देखिए आप सभी को पता है यहाँ पर कि, तो देखिए अब यहाँ पर इसीलिए ये आपका गलत है क्योंकि
शिक्षक हमेशा यही चाहता है कि जो छात्र की क्रियाएं होती हैं वह स्व उद्देश्यों यानी खुद से प्रेरित है। ऐसा नहीं कि किसी बाहरी दबाव से या जोर जबरदस्ती से उनको काम कराया जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक जो है विशेष ध्यान रखता है कि छात्रों की जो अनुक्रियाएं होती हैं वह स्व उद्देश्य हो यानी खुद से प्रेरित हो या खुद के उद्देश्य से हो, ठीक है। तो जबकि यहाँ पर नहीं बताया गया, नहीं का मतलब ये आपका गलत हो गया, नहीं का मतलब यहाँ पर गलत। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैं अपने तरफ से बेहतर तरीके से समझा रहा हूँ, अन्यथा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, और इसी टाइप के क्वेश्चन की मैं अभी बात कर रहा था ऊपर आपको कि ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे स्टेटमेंट के थ्रू, और आपको बताया जाएगा कि इसके संदर्भ में आप बताइए कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको कुछ इस प्रकार से क्रम मिल जाएगा अलग अलग, तो उसमें से आपका एक राइट आंसर होगा, ऐसे ही आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है पहले देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय सही है। याद रखना है यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए कौन से कथन इसमें से आपके सही हो सकते हैं, यही आपको बताने का प्रयास करना है। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और आसान कर देता हूं ताकि इस समझने में कोई दिक्कत आपको ना हो। तो मानव जब अगर संप्रेषण कर रहा है यानी बातचीत कर रहा है, संचार कर रहा है, तो उस प्रक्रिया के दौरान ऐसी कौन कौन सी पॉइंट्स है जो उसमें आती हैं, वही आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे पहले दिया गया अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीपित कर सकते हैं, और दूसरा है यहाँ पर संप्रेषण एक अर्जित क्षमता होती है। तीसरा है यहाँ पर संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है। चौथा है संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता, और पांचवा है अधिक संप्रेषण का अर्थ छात्रों द्वारा अधिक प्रभावी अधिगम है, और 6 नंबर है कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए का मूल्य, जो यहाँ पर दिया गया सीखे हुए का मूल्य छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब इन सभी स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि मानव संप्रेषण प्रक्रिया के अनुसार कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो आ सकते हैं। तो यहाँ पर इन 4 विकल्प दिए गए हैं, इसी में से आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पहले तो आपका यहाँ पर पहले नंबर हो जाएगा जिसमें अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीपित कर सकते हैं, मानव संप्रेषण प्रक्रिया में ये पॉइंट आपका शामिल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से दूसरा जो आपका यहाँ पर दिया गया संप्रेषण एक अर्जित क्षमता होती है, यानी कि जो संप्रेषण संचार करने का कौशल क्या होता है, ये जन्मजात तो होता नहीं है, ये एक प्रकार से अर्जित किया जाता है। इसको आप प्रैक्टिस से, ट्रेनिंग से और अपने ज्ञान से जो है क्या करते हैं, इस कौशल को विकसित करते हैं संप्रेषण, ठीक है। सभी जो है बहुत ज़्यादा फ्लुएंट बातचीत नहीं कर सकते, ये आप सभी को पता है। तो ये एक अर्जित कौशल है और हर व्यक्ति इसको अर्जित कर सकता है, ये आपको याद रखना मेहनत करके। फिर उसके बाद से तीसरा आपका राइट हो जाएगा संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, जो संप्रेषण या कम्युनिकेशन होता है वो सार्वभौम यानी कि यूनिवर्सल समाधान नहीं है। तो ये आपका मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के अंतर्गत सही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद से जो आपका नेक्स्ट है यहाँ पर चौथा, ये आपका सही हो जाएगा संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बताया। तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन के संदर्भ में आपको याद रखना है। जैसे संप्रेषण जो है मानव जीवन का वह केंद्र बिंदु होता है जिसके द्वारा मानव समाज में सामाजिक संबंधों का निर्माण जो है वो करता है, और इस प्रकार संप्रेषण न केवल मानव अस्तित्व के लिए बल्कि उसके विकास के लिए बहुत जरूरी या आवश्यक होता है। यानी कि उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा शिक्षण के संदर्भ में मुस्कान या भ्रिकुटी तनाव का उपयोग जब अवाचिक संकेत के रूप में किया जाता है तो इससे निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत प्रकार्य संपन्न होता है, ये आपको बताना है। अवाचिक का मतलब जिसमें बोला नहीं जाता है, ठीक है, बिना किसी चीज़ों को बोल के जो है व्यक्त नहीं किया जाता है। अवाचिक का मतलब बिना बोले, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, और इन चारों में से ही आपको राइट आंसर बताना है कि कक्षा शिक्षण के संदर्भ में मुस्कान या भ्रिकुटी तनाव का उपयोग जब अवाचिक संकेत के रूप में किया जाता है तो इससे निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत प्रकार्य जो है संपन्न होता है। पहला है शाब्दिक संकेत कार्य का विरोधाभास, बी है यहाँ पर शाब्दिक संकेत कार्य का नियमन, और सी है प्रकार्य प्रतिस्थापन, और डी है प्रकार्य परिपूरक। तो राइट आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझिए, देन उसके बाद से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करिए।
देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर प्रकार्य प्रतिस्थापन। तो आपको याद रखना है कि कक्षा शिक्षण के संबंध में अगर मुस्कान या भ्रिकुटी तनाव का उपयोग जब भी अवाचिक संकेत या अशाब्दिक संकेत के रूप में किया जाता है, देखिए अवाचिक को अशाब्दिक भी आप कह सकते हैं, जिसमें शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, संकेतों के रूप में, यानी कोई स्माइल कर दिया, कोई एंग्री फेस बनाया हुआ है, तो वहाँ पर कोई शब्द बोला नहीं जा रहा, लेकिन उसके हाव भाव से ये समझ में आता है कि वो गुस्से में है, वो हंस रहा है, तो वो कुछ अच्छा फील कर रहा है या खुश है, ठीक है। तो इस तरीके से आप संकेतों के द्वारा वो समझ पाते हैं। तो आपको याद रखना है कि अवाचिक संकेत या अशाब्दिक संकेत के रूप में जो है इसको किया जाता है। तो इससे संचार का जो मूलभूत प्रकार्य होता है वो प्रतिस्थापन संपन्न होता है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन समझ में आया होगा और आंसर कैसे राइट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नीचे दो सेट दिए गए हैं, जिनमें सेट 1 में संप्रेषण में संलिप्त श्रोता के प्रकार दिया गया है, जबकि सेट 2 में उनकी विशेषताएं दी गई। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखा है और टेबल के एक कॉलम में यहाँ पर सेट 1 में संप्रेषण में शामिल जो श्रोता के अलग अलग टाइप्स हैं वो दिए गए हैं और सेट 2 में विशेषताएं उनकी दी गई हैं। तो सिंपल सा जो श्रोता हैं, श्रोता के जो अलग अलग टाइप्स हैं उनकी विशेषताओं के साथ उसको मैच करना है। तो ईजिली आप इसे मैच करिए और उसके बाद से नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से राइट आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप समय लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और अपना सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया, सबसे पहले यहाँ पर गैर श्रोता दिया गया। तो ये किसके साथ मैच करेगा इन सभी में से, तो ये आपका पहले के साथ यहाँ पर मैच कर जाएगा आपका गैर श्रोता, यानी कि अपेक्षित जानकारी के अलावा अन्य जानकारी में भी लिप्त होता है गैर श्रोता। यानी कि मान लीजिए कि कोई श्रोता है वो कुछ जानकारी सुन रहा है कहीं पे, लेकिन कुछ और भी बातें चल रही कहीं तो उनको भी सुन रहा है, तो वो गैर श्रोता आप उसे कह सकते हैं। यानी कि जो अपेक्षित जानकारी होती है उसके अलावा अन्य जो जानकारी होती है उसमें भी वो लिप्त पाया जाता है, यानी संलिप्त होता है। फिर उसके बाद से बी जो आपका होता है श्रोता का टाइप यानी सीमांत श्रोता, तो वो किसके साथ मैच कर जाएगा, तो वो आपका यहाँ पर चौथे के साथ मैच कर जाएगा। इसमें दिया गया कि संप्रेषित सूचना के प्रति यदा कदा ही ध्यान देना, ये सीमांत श्रोता यानी संकुचित कह लीजिए, बहुत ज़्यादा ये नहीं सुनता है ना, बहुत ज़्यादा बातों पे ध्यान देता है। ऐसे श्रोता जो अपने काम से मतलब रखते हैं और बहुत ज़्यादा वो सुनने के जो है आदी नहीं होते हैं। यानी कि संप्रेषित जो सूचना होती है, कहीं भी कोई लेक्चर चल रहा है या कहीं भाषण हो रहा है, ठीक है, तो उसके प्रति वो यदा कदा ही यानी कभी कभी वो ध्यान देते हैं और उस पर पूरी तरीके से ध्यान। तो ऐसे अगर लोग आपको मिले तो वो सीमांत श्रोता के अंतर्गत आप उसे रख सकते हैं। फिर उसके बाद से तीसरा है मूल्यांकन श्रोता, ये किसके साथ मैच करेगा, तो ये आपका दूसरे के साथ यहाँ पर मैच कर जाएगा। संप्रेषण के संदर्भ में अर्थगर्भित का प्रसंस्करण किए बिना ही जानकारी प्राप्त करता है, तो ये आपका मूल्यांकन श्रोता है। यानी कि संप्रेषण के संदर्भ में जो है अर्थगर्भित प्रसंस्करण किए बिना ही, यानी कि ये एक मूल्यांकन करता है एक तरह से, ठीक है, और जानकारी प्राप्त करता है उसके बाद से, तो ये आपका मूल्यांकन श्रोता हो जाएगा। फिर उसके बाद से डी जो है सक्रिय श्रोता, वो किसके साथ मैच हो जाएगा, वो आपका तीसरे के साथ, यानी निहितार्थ को समझने की दृष्टि से सूचना की प्रासंगिकता को परखता जो है वही आपका सक्रिय श्रोता होता है। यानी कि मान लीजिए आप सुन रहे हैं लेकिन क्या उसकी प्रासंगिकता है, अगर उस पर भी अगर आप ध्यान दे रहे हैं, उसको भी आप परखने का या उसकी सच्चाई को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप एक सक्रिय श्रोता हैं। यानी कि कुछ ऐसे भी श्रोता होते हैं जो सुन लिया, उन्होंने उस पर यकीन कर लिया, तो वो आपके सक्रिय श्रोता के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये आपको याद रखना, सक्रिय श्रोता वही होते हैं जो कुछ भी संप्रेषण चल रहा है उसको वो समझते हैं, उन सूचनाओं को जानते हैं और उसकी प्रासंगिकता जो है यानी महत्व जो है उसको परखने का प्रयास करते हैं, वो सक्रिय श्रोता होते हैं। तो ऐसे आपको मैच कर लेना है और आपको देखना है कि इन चारों में से कौन सा मैच जो है आपका सही होगा। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिया है 1 2 3 4 इस तरीके से करके, और यहाँ पर आपको रोमन अंक मिल जाएगा, लेकिन आपका क्रम वही होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पहले का पहला है, और यहाँ पर जो दूसरा है यानी कि बी का चौथा आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, और सी का जो आपका दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे, और सक्रिय श्रोता यानी कि जो डी है वो तीसरे के साथ सही हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अवाचिक संप्रेषण मुख्यतः होता है, किस प्रकार का होता है। आपको अवाचिक का मतलब जिसमें बोला नहीं जाता, जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, बिना बोले ही आप उनकी भावनाओं को या जो वो एक्सप्रेशन के थ्रू प्रकट कर रहे हैं उनको आप समझने का प्रयास करें। जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, इस गुस्से में अपना फेस कैसे वो बना लेता है, तो उस फेस को देखकर आप बता देते हो कि ये गुस्से में है। कोई आदमी प्रसन्न है तो आपको ये समझ में आ जाता है कि कुछ न कुछ उसके साथ अच्छा हुआ है या कुछ अच्छा वो फील कर रहा है, इसकी वजह से वो प्रसन्न है। ठीक है, तो ये अवाचिक होता है, इसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है यांत्रिक दिया गया, बी है साम्य व्यापी है, फिर उसके बाद यहाँ पर असंरचित है और उसके बाद से डी ऑप्शन है संरचित है। तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ये आपको बताना है। यानी कि जो अवाचिक संप्रेषण होता है वो किस प्रकार का होता है। तो याद रखना है आपको, जो अवाचिक संप्रेषण होता है वो असंरचित होता है, याद रखना है। तो क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यहाँ पर जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं, जो मोमेंट्स होते हैं, जो भी आप हाव भाव अपने चेहरे से व्यक्त करते हैं, बदलते हैं, तो उसके थ्रू बातों को समझा जाता है कि क्या आप जो है प्रकट करना चाह रहे हैं। यानी शब्दों का यहाँ पर ना इस्तेमाल होता है, यानी यहाँ पर बोलना नहीं पड़ता है, याद रखना है। ये असंरचित होता है, हमेशा आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपने ऑप्शन सी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है कि एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे आपको, किसके संदर्भ में, एक अच्छे संप्रेषण करता यानी कि वो बहुत अच्छा संचार करता है, अच्छा बातचीत करता है। ठीक है, तो उसके कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं। पहला दिया गया यहाँ पर उसे संगठित रहना चाहिए, और दूसरा है उसे दृश्य सामग्री के उपयोग से बचना चाहिए, और तीसरा है उसे अधिनायकवादी होना चाहिए, और चौथा है यहाँ पर उसे माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, और पाँचवा है उसे ये कहनी नहीं, ये कहानी होगा। ठीक है, उसे कहानी कहने की विधा को वरीयता देनी चाहिए। तो अब आपको बताना कि एक अच्छे संप्रेषणकर्ता में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, यानी कि वो किस सिद्धांत का अनुकरण करता है या उसे करना चाहिए। इन सभी में से नीचे दिए गए इन 4 विकल्प में से अपना आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, यानी कि पहला यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, और उसके बाद से चौथा है, फिर उसके बाद से आपका पांचवा हो जाएगा। अब देखिए एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को जो है किस सिद्धांत का अनुसरण यहाँ पर करना चाहिए, तो उसे संगठित रहना चाहिए, हमेशा आपको याद रखना। संगठित से तात्पर्य है कि जब भी वो संप्रेषण करता है, संचार करता है, बातचीत करता है, तो जो भी वो तथ्यों को बताता है तो उसमें उसको अपने प्रति कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, अपने आप को संगठित रखना चाहिए। फिर उसके बाद से उसे माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, यानी जिस भी माध्यम से वो संप्रेषण करता है या संचार करता है तो उस माध्यम के साथ जो उसे तालमेल या सामंजस्य बिठाने का प्रयास करना चाहिए। और फिर पांचवा है उसे कहानी कहने की विधा को वरीयता देनी चाहिए, यानी स्टोरी टेलिंग की बात हो रही है। अगर संप्रेषण कर रहे हैं आप, मान लीजिए किसी तथ्य के बारे में बता रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में, तो स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह सीक्वेंस में अगर आप बताते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये इंगेजिंग होता है, यानी कि जो श्रोता आपके होते हैं वो बड़ा ध्यान से, इत्मीनान से सुनते हैं जब भी आप स्टोरी के माध्यम से कोई तथ्य को बताते हैं, वो कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को जो है इन सिद्धांतों को अनुसरण करना चाहिए, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन तत्वों को कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए अपनाना चाहिए। उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ आपको विकल्प देखने को मिल जाएंगे, बस आपको क्वेश्चन को समझना है कि इन सभी विकल्पों में से किन तत्वों को कक्षा में, अगर क्लासरूम में अगर आप संप्रेषण कर रहे हैं, अच्छे संप्रेषण के लिए आपको क्या विकल्प यहाँ पर अपनाना चाहिए। मान लीजिए कि आप क्लासरूम में हैं, आपको बेहतरीन संप्रेषण या संचार करना है विद्यार्थियों से, ठीक है, तो उस स्थिति में आप इन सभी विकल्पों में से क्या अपना सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है मूर्तता, दूसरा है शिष्टाचार, तीसरा है अड़ंगेबाजी, चौथा है काल्पनिकता, और पांचवा है सुसंगति। अब नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से ही आपको अपना राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। पहला तो है मूर्तता,
फिर उसके बाद से शिष्टाचार और पांचवा है सुसंगति। अब कैसे है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन में तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि इन सभी तत्वों में से क्लासरूम में अगर आप अच्छा संप्रेषण करना चाहते हैं तो किन तत्वों को आप अपना सकते हैं। तो सबसे पहले मूर्तता का मतलब स्पष्टता होनी चाहिए। मूर्तता का मतलब उन्हें एक विजुलाइज करके ऐसे पढ़ाना है आपको कि उनको समझ में आए कि ये सारी चीज़ें उनके सामने। मूर्त का मतलब जो साक्षात रूप से आपको दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि अगर क्लासरूम में आप फिजिकल बैठे हुए तो वहाँ पर टीचर आपको साक्षात रूप में दिखाई देता है, ब्लैक बोर्ड दिखाई देता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर आप क्लासरूम में अच्छा संप्रेषण करते हैं तो वहाँ पर मूर्तता काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद से शिष्टाचार, यानी एक सही तरीके से, ऐसा नहीं कि आप किसी बात पे कोई बच्चा अगर पूछ लिया जाए, कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, आप संप्रेषण कर रहे हैं तो आप तुरंत वहाँ पर गुस्से हो जाएं या इस तरीके से कुछ हो जाए। तो आपको भी एक शिष्टाचार का भाव होना चाहिए, तभी जाकर जो है आप एक अच्छा संप्रेषण कर सकते हैं। सुसंगति यहाँ पर यानी सही तरीके से तथ्यों को एक सीक्वेंस में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप खुद ही घबरा रहे हैं तो उस स्थिति में आप अच्छे तरीके से संप्रेषण नहीं कर पाएंगे। तो सुसंगति यानी एक सीक्वेंस में जो कुछ भी आप बता रहे हैं, जिस तथ्य पर बात कर रहे हैं या संचार कर रहे हैं, तो उसमें सुसंगति का होना काफ़ी आवश्यक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर ये सारे विकल्प कैसे राइट आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मूर्तता, शिष्टाचार, सुसंगति आपका राइट हो जाएगा। एक अच्छे संप्रेषण के लिए इनको आपको अपनाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सही आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि जन संचार माध्यमों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व निर्धारित प्रकार्य नहीं होते हैं और व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार उनका उपयोग करते हैं। यह किस तथ्य का सूचक है, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। पहला है आग्राहक सक्रिय है। अब देखिए यहाँ पर आग्राहक से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन आग्राहक का मतलब यहाँ पर श्रोता है, ठीक है। ये आपका श्रोता हो जाएगा इस तरीके से, श्रोता सक्रिय होते हैं। विषय वस्तु का कोई महत्व नहीं है। सी यहाँ पर है विषय वस्तु में बहुलता का अभाव है। और डी है आग्राहक समरूपी होता है। अब आपको बताना है कि जन संचार माध्यमों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व निर्धारित प्रकार्य नहीं होते हैं और व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार उनका उपयोग करते हैं। यह किस तथ्य का सूचक है? तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आग्राहक इसमें सक्रिय होते हैं, यानी जो श्रोता होते हैं वो क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, क्योंकि जन संचार माध्यमों में समान संदेश लगभग एक ही समय में बहुत से व्यक्तियों के मध्य पहुंचाया जाता है। जन का मतलब लोगों के, बहुत सारे लोगों के बीच में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, श्रोता आपके सक्रिय होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लीडर है और 150 लोगों का वो नेतृत्व कर रहा है, तो वहाँ पर जब वो बोलता है, पूर्व पहले से तो निर्धारित सब कुछ प्रकार्य नहीं रहता, यानी क्या क्या टॉपिक पे उसको बोलना है, जो उसको सिचुएशन के हिसाब से समझ में आता है उन सभी बातों को वो बोलता है। और उस स्थिति में जो आपके आग्राहक यानी कि जो श्रोता होते हैं वो सक्रिय होते हैं। आपने ऐसी सिचुएशन बहुत जगह देखी होंगी, कई सारी भर्तियों को लेकर जो विद्यार्थी आंदोलन करते हैं या फिर उसके बाद से धरने पे बैठते हैं, तो उनको जो लीड करने वाला लीडर होता है वो पहले से पूर्व निर्धारित कोई तैयारी करके तो आता नहीं, यानी कोई टॉपिक ही नहीं ऐसे बोलना है, उसको पता है, जो उसके पास एक्सपीरियंस है, जो सिचुएशन चल रही है उस स्थिति को देखकर वो बोलता है। तो उस स्थिति में जो श्रोता होते हैं वो क्या होता है, सक्रिय होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण के संदर्भ में सामान्य अनुक्रम कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर संप्रेषण के संदर्भ में आपको कुछ सामान्य अनुक्रम देखने को मिल रहा है। जैसे पहला है भाषा, संप्रेषण, समाज, सभ्यता। तो कौन सा अनुक्रम जो है सबसे सही है संप्रेषण के संदर्भ में? फिर दूसरा है संप्रेषण, समाज, भाषा, सभ्यता। तीसरा यहाँ पर है संप्रेषण, भाषा, समाज, सभ्यता। और डी दिया गया भाषा, समाज, संप्रेषण, सभ्यता। अब इन चारों में से ही आपको अपना राइट आंसर बताना है। तो बड़े इत्मीनान से समझिए, देन उसके बाद से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण के संदर्भ में जो सामान्य अनुक्रम हमारा बनेगा, सबसे पहले संप्रेषण होगा यानी संचार जो है, और इसके लिए हम एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उसी भाषा के माध्यम से जो है हम संचार या संप्रेषण करते हैं, अपने तथ्यों को, अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है, श्रोता तक भी पहुंचाने का काम करते हैं। और भाषा के बाद आता है समाज, आपका आता है, समाज के बीच में जो है आप संप्रेषण संचार करते हैं। उसके बाद से सभ्यता आपका आता है। सभ्यता से ऊपर पहले मैंने एक क्वेश्चन करा था जिसमें शिष्टाचार के बारे में बताया, ताकि अगर अच्छे संप्रेषण में आपका शिष्टाचार जो होता है उसका भी होना काफ़ी आवश्यक है। तो सभ्यता यानी एक डिसिप्लिन की बात आप कर लीजिए,
वो भी आपका होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अनुक्रम आपका सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगा, संप्रेषण, भाषा, समाज, सभ्यता, और बाकी जो है आपका अनुक्रम यहाँ पर गड़बड़ है, इसलिए ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 13 मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है गलत टाइप हो गया था, यानी कि उसमें क्वेश्चन ही पूरा मतलब बहुत ज़्यादा सही तरीके से टाइप नहीं हुआ था, तो उसमें ऑप्शन भी आपके गलत मेंशन थे, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 13 को छोड़ दिया है। और नेक्स्ट जब पार्ट 2 आपको कराऊंगा, पार्ट 2 जब कराऊंगा तो उसमें मैं उस क्वेश्चन को शामिल कर लूँगा करेक्ट करके, तो उसमें मैं उस क्वेश्चन को कवर करा दूंगा, तो उसके लिए आप परेशान न होए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया को तब पूर्ण माना जा सकता है जब, अब बताइए कि संप्रेषण प्रक्रिया को कब पूर्ण माना जा सकता है। उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ विकल्प हैं, जैसे पहला है प्रेषक संदेश को प्रसारित करता हो, बी है संदेश माध्यम में प्रवेश करता हो, फिर उसके बाद सी है संदेश माध्यम से पृथक होता हो, और डी है आदाता संदेश का अवबोध करता हो। अब देखिए आदाता का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि जो प्राप्त करता है, जो संदेश प्राप्त करता है, इसको प्रापक बोलते हैं, श्रोता भी आप कह सकते हैं, आदाता भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, आदाता संदेश का अवबोध करता हो। इन चारों विकल्पों में से अब आपको अपना क्या करना है, राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आदाता संदेश का अवबोध कर पाता है, तब उस स्थिति में संप्रेषण प्रक्रिया को आप पूर्ण मान सकते हैं, यानी कि कोई संचार कर रहा है व्यक्ति, ठीक है, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो श्रोता को दे रहा है या जो प्राप्त करता है उस संचार के द्वारा जो ज्ञान या तथ्य या इन्फॉर्मेशन वो प्राप्त करता है, तो जब तक उसका अवबोध नहीं हो पाता है तब तक जो है आप संप्रेषण प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, पूर्ण नहीं मान सकते। यानी कि कोई व्यक्ति संचार करके चला जाता है और सामने वाले व्यक्ति को कुछ समझ में ही नहीं आता है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। जैसे कोई टीचर ही मान लीजिए क्लासरूम में आया और वो पढ़ाकर चला जाता है और छात्रों को किसी भी प्रकार का अवबोध नहीं हो पाता, यानी उनको किसी जो भी वो ज्ञान बताया शिक्षक वो समझ ही में नहीं आता है, ठीक है। तो उस स्थिति में जो है आप संप्रेषण प्रक्रिया को जो है पूर्ण नहीं मान सकते हैं। पूर्ण तभी मान सकते हैं जो आदाता है, प्रापक है, जो सूचना को या प्राप्त करता है जो तथ्यों को, उसको उसका अवबोध हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो आदाता है, जो प्राप्त करने वाला है, वो संदेश का अवबोध कर पाता हो, तभी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक ग्राहक बैंक को लिखता है कि कृपया विगत 3 माह के दौरान मेरे बचत बैंक खाता ए में जो है मेरे लेन देन की एक विवरणी भेजे। संप्रेषण के संदर्भ में इसको क्या कहा जाएगा। अब देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया आगत कहा जाएगा, बी है संदेश, सी निर्गत, और डी दिया गया है प्रतिपुष्टि। तो अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस अगर आप इसे अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आप अपना राइट आंसर दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये एक प्रकार का संदेश है जो ग्राहक है, बैंक का जो ग्राहक है वो क्या करता है, लिख कर बताता है बैंक वालों को कि कृपया विगत 3 माह के दौरान मेरे बचत बैंक खाता ए में मेरे लेन देन की एक विवरणी भेजे। तो एक प्रकार का संदेश है जो बैंक का जो खाता धारक है वो बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये एक प्रकार का संदेश होता है, प्रतिपुष्टि नहीं। प्रतिपुष्टि आप उसको कहते हैं जो फीडबैक लेते हैं। जब आप संचार करते हैं, कोई लेक्चर लेते हैं या क्लासरूम में आप पढ़ाते हैं किसी टॉपिक को, तो जब आप टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो आप फीडबैक लेते हैं, छात्रों से पूछते हैं कि क्या आपको ये समझ में आया, तो वो आपका प्रतिपुष्टि या फीडबैक हो जाएगा। इसे भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने ऑप्शन बी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है कि हम संदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अनुकूल ढंग से उनकी व्याख्या करते हैं जिससे हमारी स्वछवि निखरती है, तथा संदेशों को अस्वीकार करते हैं या उनकी गलत व्याख्या करते हैं, यह क्या कहलाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को बड़ा इत्मीनान से आपको समझना है, उसके बाद से ही आप सही आंसर दे पाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया संप्रेषण चयनात्मकता, बी है परिवर्तन प्रतिरोध, और सी है छवि यौक्तिकरण यहाँ पर दिया गया है।
और डी ऑप्शन है संप्रेषण विरूपण। तो अब राइट आंसर क्या है, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो सही जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। समय लेने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संप्रेषण चयनात्मकता क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हम संदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अनुकूल ढंग से उनकी व्याख्या करते हैं, जिससे हमारी स्व छवि निखरती है तथा संदेशों को अस्वीकार करते हैं या उनकी गलत व्याख्या करते हैं। यह कहलाता है आपकी संप्रेषण चयनात्मकता, यानी आप चीज़ों को चयन करके क्या कुछ कैसे बोलना है, किस तरीके से क्या तथ्य सही है उसे स्वीकार करना अस्वीकार करना, ठीक है, अनुकूल ढंग से उनकी व्याख्या करना, ध्यानपूर्वक सुनना, ये सब कुछ जो है आपके संप्रेषण चयनात्मकता पे निर्भर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सही जवाब आप सभी ने कमेंट बॉक्स में दिया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि मीडिया द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए देहरी पर जो है रहना कि दर्शक गण किसको पसंद करते हैं, यह किसका सूचक आपका होता है। यहाँ पर इन चारों में से आपको बताना है। अब देखिए पहला जो ऑप्शन है कि मीडिया के कार्यक्रमों में दर्शकों का मत, और बी है मीडिया का समाज पर नियंत्रण, और सी है मीडिया द्वारा प्राप्त प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, और डी दिया गया है संस्कृति के सृजन में मीडिया की भूमिका। अब आपको सही आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मीडिया का समाज पर नियंत्रण। मीडिया द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए देहरी, देखिए देहरी का मतलब होता है एक दहली या आप दहलीज उसे कह सकते हैं, एक दहलीज पर रहना, एक दहलीज के अंदर रहना कि दर्शक गण किसको पसंद करते हैं, यह किसका सूचक है। तो ये मीडिया का जो है समाज पर नियंत्रण का सूचक है, ये आपको याद रखना है। एक दहलीज पे रख के वो इंतजार करते हैं कि दर्शक गण जो है किसे पसंद करेंगे, किस न्यूज़ चैनल वाले के शो को देखेंगे। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि मीडिया का समाज पर नियंत्रण ये इसका सूचक होगा। आई होप कि आप सभी ने क्वेश्चन को समझा होगा और राइट आंसर अपना कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है अभिकथन, और ये तर्क वाला क्वेश्चन है। तो अभिकथन में दिया गया कि कलाएं मूल इच्छा और संप्रेषण की आवश्यकता से उत्पन्न हुई है, और तर्क बताया जा रहा है कि भाषा संस्कृति से अपृथकीकरणीय है जो इसके निर्वहन का मूल स्रोत है और संप्रेषण का मूल आधार है। तो अभिकथन तर्क को बड़ा इत्मीनान से समझिएगा। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको कई सारा क्वेश्चन अभिकथन और तर्क वाला कराया, और मैंने बताया कि आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़ा इत्मीनान और धैर्य से समझना होता है कि आखिर अभिकथन में क्या कहा जा रहा है और तर्क क्या बताया जा रहा है। उसके बाद से ही आपको निष्कर्ष निकालकर अपना सही आंसर इन चारों में से बताना होता है। तो आपको भी ऐसा करना है और बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। कमेंट बॉक्स में आपको अपना जवाब देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी ये दोनों अभिकथन और तर्क आपका सही है, लेकिन यहाँ पर आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी तर्क अभिकथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब देखिए अभिकथन क्या बताया जा रहा है कि कलाएं मूल इच्छा और संप्रेषण की आवश्यकता को उत्पन्न करती हैं। जो कलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, जो हमारी मूल इच्छा होती है और जो संप्रेषण की यानी संचार करने के लिए जो आवश्यकता होती है उसको वो उत्पन्न करती हैं, ये कलाएं, ये याद रखना है। और उसके बाद से तर्क बताया कि भाषा संस्कृति से अपृथकीकरण है जो इसके निर्वहन का मूल स्रोत है और संप्रेषण का मूल आधार भी होता है। अब कैसे है ये आपको पता है कि कोई भी संचार या आप संप्रेषण करते हैं, बातचीत करते हैं, लेक्चर देते हैं, क्लासरूम में पढ़ाते हैं, तो आप किसी भाषा में ही उन तथ्यों को समझाते हैं या आप संप्रेषण कर पाते हैं। तो संप्रेषण का मूल आधार के रूप में आप भाषा को देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हो पा रहा होगा और आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। देखिए नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको क्लियर नहीं हुआ या समझ में नहीं आ रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की एक विशेषता है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन आपको बताना है कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की कौन सी विशेषता है। पहला है यह केंद्रित और अपकेंद्रित दोनों है,
बी दिया गया यह प्रतिभाग परक नहीं है, और सी है यह दार्शनिक है, और डी है यह लाक्षणिक यहाँ पर है। तो अब इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर अपना कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह केंद्रित और अपकेंद्रित दोनों हैं, ये आपको याद रखना। अब अंतर्वैयक्तिक के बारे में हम समझ लेते हैं, या अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के बारे में। देखिए, एक व्यक्ति अपने विचारों, मतों एवं भावनाओं आदि को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए या उसे संचरित जो है करता है, पहुंचाता है और उसे संचरित करता है, या दूसरे व्यक्ति जो है सीधे संचारक के विचारों को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार संचार जो है क्या कहलाता है? अंतर्वैयक्तिक संचार ये कहलाता है। दो टर्म्स या दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। मतों एवं भावनाओं आदि को दूसरे व्यक्ति तक संचरित करता है, वो भी आपका अंतर्वैयक्तिक संचार में आ जाएगा। या फिर जो दूसरा व्यक्ति है वो सीधे संचारक, यानी कि जो संप्रेषण कर रहा है, जो तथ्य बता रहा है, बोल रहा है, उनके विचारों को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार का संचार अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के अंतर्गत आ जाएगा, और यह केंद्रित और अपकेंद्रित दोनों होता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण के दौरान कहता है कि नहीं आप गलत हैं, यह किस प्रकार की प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक कहलाती है? देखिए, पहला है सकारात्मक फीडबैक, बी है नकारात्मक, और सी है पुष्टिकारी, और डी है सुधारात्मक। अब इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आप इजी आंसर कर पाओगे। तो वीडियो को पॉज करिए और सही आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। कैसे ये नकारात्मक होगा ये समझिए। एक शिक्षक है और कक्षा में शिक्षण के दौरान कहता है कि नहीं आप गलत हैं। मान लीजिए छात्र ही है, उसने उठकर कोई क्वेश्चन किया या क्रॉस क्वेश्चन किया, तो शिक्षक कहता है कि नहीं आप गलत हैं। तो ये किस प्रकार की प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहलाएगी? नकारात्मक। अब गलत है का मतलब ये क्या है? नकारात्मक फीडबैक। अब फीडबैक क्या होता है इसको भी मैं समझा देता हूँ। फीडबैक के बारे में वैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं, क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, उस सब्जेक्ट का कोई टॉपिक। तो उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मान लीजिए 20 मिनट में आपने टॉपिक क्लियर कर दिया, और उसके बाद से आप पूछते हैं छात्रों से कि क्या आपको ये तथ्य या टॉपिक समझ में आया? तो आप फीडबैक लेते हैं, प्रतिपुष्टि लेते हैं छात्रों से। अगर समझ में आया तो अच्छा हुआ, क्योंकि आपका सार्थक हो गया पढ़ाना, ठीक है, और नहीं समझ में आया तो दिक्कत है। ठीक है, तो ये फीडबैक लेने के बाद सारा कुछ पता चलेगा कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं। तो प्रतिपुष्टि भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो नहीं आप गलत हैं, ये नकारात्मक फीडबैक हमेशा याद रखना है आपको। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किससे संबंधित मामले शामिल होते हैं? यहाँ पर आपको इन चारों में से बताना। पहला है संवेग, बी है ज्ञान, सी है भ्रांति, और डी है पलायनवाद। तो यह क्वेश्चन में क्या पूछा गया? संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन सभी विकल्पों में से किससे संबंधित मामले जो है शामिल होते हैं? अब देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क्या? बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ज्ञान। अब कैसे ये सही है ये समझिए। क्वेश्चन में देखिए पूछा गया कि संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो देखिए, जब संज्ञान की बात होगी तो वहाँ ज्ञान आपका आ जाएगा। संज्ञान आप चीज़ों का तभी ले सकते हैं तो जब आपको ज्ञान हो। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र से इन सभी विकल्पों में से, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है किससे संबंधित मामले शामिल होते हैं, तो ज्ञान के मामले। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक पॉइंट आप यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कि संज्ञानात्मक डोमेन के उद्देश्य जो है मानसिक कौशल और व्यक्ति के ज्ञान के अधिग्रहण को विकसित करना होता है, ये आपको याद रखना है। और इसके अंतर्गत 6 श्रेणियों को जो है सम्मिलित किया जाता है। पहला तो समझना है, दूसरा आवेदन आता है, और तीसरा संश्लेषण, और चौथा मूल्यांकन, और उसके बाद से लास्ट में विश्लेषण या उसके बाद से ज्ञान है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि किसी कक्षा में विद्यार्थी को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए डैश डैश डैश। इसके लिए ध्यान रखना चाहिए किसका? अध्यापक की शक्ल का, 2 साथियों का, तीसरा अकादमिक पाठ का, चौथा संप्रेषण विकर्षणों का,
अब नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको अपना सही आंसर बताना है, यानी कि यहाँ पर एक से अधिक भी विकल्प सही हो सकते हैं, यानी ऑप्शन ए, बी, सी और डी, यहाँ पर कुछ आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, एक का मतलब यहाँ पर 4 तो दिया गया विकल्प, यानी कि 1 2 सही हो सकता है, 2 3 या 1 4, इस तरीके से सीक्वेंस आपका बन सकता है। तो जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तीसरा और चौथा। अब देखिए, किसी कक्षा में विद्यार्थी को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए, उसके लिए जो है अकादमिक पाठ का जो है यहाँ पर ध्यान उसे रखना चाहिए, और संप्रेषण के जो विकर्षण होते हैं उसका भी इसको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे भी आपको समझते हुए और जानते हुए चलना है। देखिए, किम्बल यंग के अनुसार इसको समझते हैं। तो किम्बल यंग ने जो है श्रोता गण को एक प्रकार की औपचारिक भीड़ कहा है, क्योंकि इस प्रकार की भीड़ का संगठन खास नियमों एवं प्रथाओं आदि के अनुकूल होता है और इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। यानी कि जो भी आप भाषण देते हैं अलग अलग पॉलिटिशियन, तो वहाँ पर जो भीड़ आपको दिखती है वो औपचारिक भीड़ होती है, उनको श्रोतागण के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, जिनकी जो है जिनका कुछ खास नियम होता है और कुछ प्रथाओं के आदि जो है वो अनुकूल होते हैं। ठीक है, उन्हीं के अंडर में होते हैं, उसी तरीके से वो सोचते हैं, बहुत ज़्यादा वो अलग तरीके से नहीं सोच सकते हैं। फिर उसके बाद से ब्राउन महोदय के अनुसार भी श्रोतागण के बारे में बताया गया है कि निष्क्रिय होकर सुनने वाली भीड़ को श्रोतागण कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ब्राउन महोदय की। वो कहते हैं कि निष्क्रिय जो होकर सुनती है भीड़ वही होता है श्रोतागण, यानी कि वो सक्रिय नहीं हो। सक्रिय श्रोता तो जो क्वेश्चन करते हैं, जो उनको समझते हैं, उनको एक तरीके से वेरीफाई करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो कुछ भी बोला जा रहा है वो सब कुछ सही है। फिर उसके बाद से कक्षा में विद्यार्थियों को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए एवं उससे अकादमिक पाठ का ज्ञान भी होना चाहिए और संप्रेषण विकर्षणों का उसे विशेष ध्यान देना चाहिए जो संप्रेषण करते समय शिक्षक इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा जा रहा है कि चूंकि अन्य लोग के साथ सर्वाधिक अन्योन क्रिया अति सतही पर होती है, अच्छे या अच्छे डैश 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 करना काफ़ी कठिन हो जाता है। अब इसका जवाब आपको यहाँ पर चारों में से देना है। पहला मार्ग सुधार में, अभी है पूर्वानुमान में, सी कार्य में और डी घोषणाएं में। अब सही जवाब क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर पूर्व अनुमान में। ठीक है, राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा? तो यहाँ पर पूर्व अनुमान लिख लेंगे, मैं लिख देता हूँ पूर्वानुमान। पूर्वानुमान करना काफ़ी कठिन हो जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? चूंकि अन्य लोग के साथ सर्वाधिक अन्योन क्रिया अति सतही पर होती है, अच्छे पूर्वानुमान जो है काफ़ी कठिन होता है इस स्थिति में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ सही आंसर आपने बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाली संप्रेषण में सूचना एवं विषय वस्तु के प्रक्रमण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये आपको इन चारों में से बताना है। पहला आंसर सही है या दूसरा या तीसरा या चौथा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर गेट कीपिंग कहा जाता है। याद रखना है आपको कि आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाली संप्रेषण में सूचना एवं विषय वस्तु के प्रक्रमण प्रक्रिया को गेट कीपिंग कहा जाता है। ये हमेशा आपको याद रखना है। अब देखिए, गेट कीपिंग का सिद्धांत जो है जर्मन मनोवैज्ञानिक कूर्ट लेविन ने दिया था, ये भी आपको याद रखना है। ये गेट कीपिंग का एक सिद्धांत है और इसको जर्मन के एक साइकोलॉजिस्ट थे कूर्ट लेविन, उन्होंने दिया था। ये नाम भी आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ये अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध के साथ कोई संस्कृतिकरण घटित नहीं होता। तर्क दिया गया कि लोगों के अपने मूल्य और स्वहित होते हैं जो संप्रेषित संवाद को परिशोधित करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना आपको राइट आंसर बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर देंगे
और यहाँ पर अगर नहीं भी आंसर पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। अगर आप बोलोगे तो मैं लास्ट में ऐसे क्वेश्चन नहीं दूंगा, इसका भी आंसर आपको बता दूंगा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके। लेकिन अगर लगता है कि लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ये अच्छा लगता है, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देकर मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर पसंद है तो ये आपको मैं लास्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर दूंगा, और नहीं आपको ठीक लग रहा है तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दूंगा आपको। ये जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट होता है, और आज के इस वीडियो में 25 क्वेश्चन हमने कवर किया। वैसे एक क्वेश्चन आपका तो होमवर्क के तौर पे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और एक क्वेश्चन आपका एरर था वो छूट गया था। तो टोटल 23 आप क्वेश्चन मान लीजिए, 25 क्वेश्चन मैं करा रहा था लेकिन 23 ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि पूरा सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच मुझे पूछें, वहाँ पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और हमारा ये प्रयास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, अच्छा लग रहा है तो हमें लाइक करके आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो आपको कंटिन्यूअस प्रोवाइड करते रहें, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल पाए। तो लाइक कर दीजिए, लाइक का कोई चार्ज नहीं लगता, लाइक करने से हमें अप्रिसिएशन और मोटिवेशन मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी एफर्ट लगता है। और जिस कंडीशन में मैं वीडियो बनाता हूँ वो काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशन है, ठीक है। एक्सट्रीम का मतलब इस टाइम जो वीडियो बन रहा है, काफ़ी गर्मी का माहौल है यहाँ पर, मतलब बहुत गर्मी है, ठीक है, जिसका कोई हिसाब मैं नहीं कह सकता। पूरा स्वेटिंग हो चुका है मुझे, मेरे कपड़े सारे इस तरीके से, ठीक है। तो लेकिन आपके लिए मैं सब कुछ करूँगा, ठीक है। बस आपको अप्रिसिएट यहाँ पर करना है। अप्रिसिएट का मतलब प्रोत्साहित करना है, उत्साह हमारा बढ़ाना है हमारे जो साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कोई चार्ज नहीं लगता, आप अप्रिशिएट कर सकते हैं लाइक करके। और लगता है कि कंटेंट रेलिवेंट है, काफ़ी मेहनत करके हमने तैयार किया है, और आपको लग रहा है कि फ़ायदा आपको मिल सकता है, तो दूसरों को भी अगर फ़ायदा मिल सकता है तो उसके लिए आप इसे शेयर कर सकते हैं दूसरे मित्रों के साथ। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ाम के अपडेट चाहिए, आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, जॉब अपडेट चाहिए, तो ये सारा कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलता है। कुछ भी इधर से उधर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलता, क्योंकि हमें भी पता है कि आपका जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा बहुमूल्य और महत्वपूर्ण है, और वैसे ही हमारा भी समय काफ़ी बहुमूल्य है। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आपका समय ख़राब हो, और आप ये नहीं चाहेंगे कि हमारा भी समय ख़राब हो, ठीक है। तो हम भी बहुत सोच समझ के बनाते हैं कि ऐसे तो मैं भी कोई कंटेंट बना सकता हूँ, लेकिन काफ़ी जो महत्वपूर्ण है आपके लिए उसी टाइप के वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, आपको इस चैनल से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए